हाँ, तो अपने जो पिछला वीडियो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, आई थिंक आपने वो सारा लर्न कर लिया होगा। उसमें फैक्ट थे और छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी था लर्न करना। और आज का जो वीडियो है ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन मैंने लिए हैं, छोटे भी साथ में इंक्लूड है बट बड़े भी हैं। जैसे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से कि डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जैव विविधता तप्त स्थलों का वर्णन करो। और मैंने पूरा जो एक पेज लिखा है आपके लिए ये सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ चक्कर में पड़ गए तो ना तो तुमसे लर्न होना है, क्योंकि वो फैक्ट है और वो होते रहते हैं चेंज। जैसे कि इसमें कहाँ पर इतना परसेंट इतना, वो तो चेंज हो जाएंगे, इसलिए वही लिखें। मुझे पता है कहाँ से कितना लिखना है। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आने लायक है, और 1 मार्क्स में अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी आपके लायक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आंसर ये है इसका कि भारत के अंदर एक्चुअली, देखो मैं पूरी पहले प्रोसेस बताऊं कि भारत में एक्चुअली 2 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है एक्चुअली, जो कंप्लीटली इंडिया में है। वो एक तो है द ईस्टर्न हिमालय और दूसरा है वेस्टर्न घाट। ये पहला है और ये दूसरा है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि भारत में पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली जो जैव विविधता तप्त स्थल है वो 2 हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। लेकिन अब वाइल ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाई इन इंडिया, लेकिन तीसरा एक और है जो इंडो बर्मा है। हालांकि इंडो बर्मा जो तप्त स्थल है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत सारी जगह फैला, पूरे वर्ल्ड में नहीं लेकिन काफ़ी कंट्रीज में फैला हुआ है। लेकिन कुछ पार्ट इंडिया के अंदर भी हैं। कुछ पार्ट इंडिया के अंदर होने की वजह से ये भी हमारा ही एक तप्त स्थल कहलाएगा। लेकिन एक्चुअल में कंप्लीट रूप से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए वो ये कि भारत में पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली इन इंडिया, भारत में पूर्ण रूप से अगर वो तप्त स्थल पूछता है, बायोडाइवर्सिटी तप्त स्थल पूछता है, तो आपको बताना 2 हैं। हिमालय, पूरी बात को सुन लेना, जल्दबाजी मत किया करो, पूरी बात तो सुनते नहीं, एग्जाम में गलत कर क्या होगा। इसलिए पूर्ण रूप से कंप्लीटली वर्ड आ जाए, पूर्ण रूप से शब्द आ जाए, तब तो 2 लिख के आना है, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। और या ये लिखिए भारत में कितने तप्त स्थल है, तब आप तीनों के बारे में लिख सकते हो। ये तो 1 मार्क्स का बताया, सिर्फ नाम। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन करो, तब ये आपको पूरा लिखना। हालांकि तीसरा मैंने अभी लिखवाया नहीं, 2 ही पूरे लिखे, तीसरा अपन इसके बाद लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना। अब दोनों बारी बारी उठाते हैं अपन। पहला है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेकिन याद क्या करना स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, एक तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है 2 इंडिया में, ये किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है, पूरी बात सुन लो, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, और कौन कौन से जीव जंतु या एनिमल्स या बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 2 बातें लिखनी है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नौकरी की तैयारी करोगे तो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा कि हिमालयन टाइगर किस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाया जाता है, आप लिखोगे द ईस्टर्न हिमालय के अंदर पाया जाता है। कितना ईजी है, ये चीज़ समझनी है। पहली बात यह है कि इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, 4 राज्य हो गए ना। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, इनका क्षेत्र आता है। दूसरा, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, वो है हिमालयी तहर, सुनहरा लंगूर, ठीक है, हिम तेंदुआ और गांगेई डॉल्फिन आदि। समझ पा रहे हो? यानी कि इस स्टेट कौन कौन से हैं? द स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय रीजन लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल आर पार्ट ऑफ दिस हॉटस्पॉट। सेकंड, सम ऑफ द की एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया आर हिमालयन टाइगर, गोल्डन लंगूर, सुनहरा लंगूर और स्नो लेपर्ड और जेनेटिक डॉल्फिन। जो अपने पढ़ी थी, जो हमारी जलीय जीव है जेनेटिक डॉल्फिन, वो भी यहीं मिलती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, पक्की बात है ये, कि गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर हिंदी में बोलते हैं गांगेई, कहाँ गया, गांगेई डॉल्फिन किस हॉटस्पॉट के अंदर मिलती हैं, तो आप लिखेंगे ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है नेशनल एक्वेटिक है ना। और फिर सेकंड है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसकी अगर बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत के 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें केरल राज्य आता है, ठीक है, केरल जो स्टेट है वो एक ही आता है। दिस एरिया इज
spread over 1,60,000 square kilometer area and includes the state of Kerala. अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं बेसिकली, वो हैं मालाबार गंद बिलाव, ठीक है, कहते हैं ना कि बिलाव, बिलाव राजस्थान वर्ड में होता ही नहीं होता, बिलाव से छोटे बच्चों को जो डराते हैं कि आप चुप बिलाव खा जाएगा, वो ही नाम है, याद रख लेना बिलाव से, मालाबार गंद बिलाव, ठीक है, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, मैकॉक बंदर आदि। यानी कि द की एनिमल फाउंड हियर इंक्लूड्स मालाबार किविट या सीवेट क्या बोलते हैं देख रहे हैं ना, एशियन एलिफेंट, नीलगिरी और मैकॉक मंकी। और तीसरा है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसके बारे में लिखेंगे। अब एक बार इसको अच्छे से याद करो, कितना इजी है, स्टेट याद रखो और उनमें कौन कौन से जो जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर 4 स्टेट है, याद रखना कौन कौन से जो ईस्टर्न के अंदर पाए जाते हैं, वो अपना असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अपना वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कौन कौन से 2-4 नाम लिख देना, हिमालयन टाइगर, गोल्डन लंगूर, स्नो लेपर्ड इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर वेस्टर्न की बात करें तो इसके अंदर एक स्टेट आता है, लेकिन ये फैला हुआ 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, केरल स्टेट के अंदर आता है। और वैसे के लिए केविट, एशियन एलिफेंट, नीलगिरी, ये मैकॉक मंकी वगैरह इसके अंदर इंक्लूड है। अब तीसरी बात करता हूँ इंडो बर्मा की, ये लिखा देता हूँ, इसमें कौन कौन से स्टेट है और हमारे इंडिया के अंदर, और कौन कौन से जीव जंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। हाँ, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एंडेमिक स्पेसीज, यानी कि स्थानबद्ध प्रजातियां किसे कहते हैं। अपने पिछली वीडियो में जो नोट्स बनाई थी वहां पर एक वर्ड आया था स्थानबद्ध प्रजातियां, जिसने पढ़ा है उसको पता है, एंडेमिक स्पेसीज। तो ये मैं चाहता हूँ उसके बारे में अब लिखो, क्योंकि ये बुक के बीच के अंदर ब्रैकेट में दे रखा है, तो अपन को उसको लिखना है। देखो वैसे मतलब स्थानबद्ध, एंडेमिक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष जगह पाई जाती है, क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, ठीक है, अर्थात जिनका विवरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। आपकी बुक के अंदर 4 डायग्राम दिख रहे होंगे आपको, लेमूर, नीलगिरी थार, मैकाक बंदर और डोडो, ठीक है, ऐसे ही 4 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। ये चारों डायग्राम जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों अपनी एक फिक्स जगह पाए जाते हैं, ये इनकी एक फिक्स जगह है, वहीं पर आपको मिलेंगे और कहीं पर ये मिलते नहीं है, ठीक है। यानी कि स्पेसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरियाज, it means whose distribution or extension is united to a specific area are called endemic species. Example the lemur, नीलगिरी थार और मैकॉक मंकी और डोडो, ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल इसके अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा 6 नंबर के लायक है। ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर एक पूछे 2 मार्क्स में पूछ लिया कि एंडेमिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो फिर वैसा भी तैयारी कर लेंगे अपन। ये बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए इसके, अच्छे से देखना। क्वेश्चन है जैव विविधता के महत्व को समझाइए, बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंस। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई आप पढ़ तो रहे हो बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। महत्व ये है, थोड़ी सी एक लाइन लिखनी है आपको एग्जाम। अच्छा, जैव विविधता का महत्व के नाम से भी आ सकता है हिंदी वाले, या फिर मूल्य के नाम से भी आ सकता है कि जैव विविधता के मूल्य का वर्णन करो, मूल्य को समझाओ, वैल्यू को समझाओ, इंपॉर्टेंस को समझाओ, एक ही बात है। तो आंसर ऐसे लिखना है कि जैव विविधता का महत्व या मूल्य निम्न रूपों में देखा जा सकता है। द इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी अंडरस्टूड एज पर द फॉलोइंग। पहला, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब है ये हमारी आर्थिक रूप से, मतलब इकोनॉमी की क्षेत्र में भी हमारी हेल्प करता है। कैसे कि भाई देखो, अगर अलग अलग तरह की जैव विविधता होगी, अलग तरह की मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, बहुत सारे जंगल, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, तो हमारे लिए बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट है कि जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं। सीधा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ियाँ मिलेगी, ठीक है, जिससे अपन आपको दरवाजे, फर्नीचर घर में बनाते हैं, बहुत काम की चीज़ है। भोजन मिलेगा, फ्रूट्स वगैरह। औद्योगिक कच्चा माल, जो बिजनेस और इंडस्ट्री एरिया के अंदर आपको पता है रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी जरूरत यहीं से मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोवाइड्स एज फूड, फ्यूल, एनिमल फूड, बिल्डिंग वुड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा, जैव विविधता के कारण ही हम विविधता पूर्ण भोजन, धान, अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त करते हैं। यानी कि ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी वी गेट
डाइवर्सिटी फूड, पैडी, कैरल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है भाई, जब बहुत सारी जगह पर हमें क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, धान मिल जाता है, फल मिल जाता है, सब्जियां मिल जाती है, अच्छी अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी तो हर चीज़ मिलेगी। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अलग से 1 मार्क्स में आएगा। क्या कि कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी और कीट रोधी, रोग रोधी का मतलब है रोगों को मारना। भाई जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हम कृषि करते हैं किसान, तो उन खेतीबाड़ी जब करने से जो अपनी फसलें होती है उनमें रोग लग जाता है, तो रोग रोधी कुछ कीट लग जाते हैं, छोटे छोटे कीट रोधी। इन दोनों की फसलों की किस्मों के लिए रोग रोधी का मतलब है जैसे पत्ते कटने लग जाते हैं, पत्तियां ज़्यादा फूल ज़्यादा धान नहीं लगता, ऊपर फली नहीं लगती, वो सब कीट मतलब छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, छोटे छोटे जानवर इंसेक्ट लग जाते हैं। इन सब को मारने के लिए और फसलों की किस्मों के विकास में किया जा रहा है। ठीक है, किसका, इसका जैव विविधता का। अभी बताऊंगा एग्जांपल। बायोडाइवर्सिटी यील्ड्स एज वेल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। अब देखो क्या क्या है। पहला एग्जाम्पल लिया अपने, ये नारिन 10 नाम की एक गेहूं की किस्म है। नारिन 10 ये जापान की है, तो आप हिंदी वाले यहाँ लिख देना भाई, जापान की यहाँ लिखना जापान की। नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म है। जो बोने गेहूं होते हैं ना, जिनकी गेहूं की हाइट नहीं बढ़ती, वीट की हाइट नहीं बढ़ती, तो वहां पर जापान ने एक इस किस्म को अप्लाई किया जिससे उसकी हाइट बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो, ये एग्जाम्पल है, ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। यानी कि नारिन, नॉट नागिन, नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म तथा धान की बोनी किस्म का विकास ताइवान में पाई जाए। एक तो जापान की तो नारिन 10 हो गई, ऐसे ही जो धान होते हैं, बाकी जो धान होते हैं गेहूं के अलावा और भी धान, उनकी धान की बोनी किस्म जो होती है उनको उनका विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक ताइवान में पाई जाती है, उसका नाम है डी जियोरुजेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था। तो ध्यान रखना, जापान की तो है आपकी हो गई नारिन 10, और अपने इसकी ताइवान की हो गई डी जियोरुजेन। ठीक है, डी जियोरुजेन दोनों ही धान की बोनी फसल के लिए और गेहूं की बोनी फसल के लिए काम आती है। द नारिन 10 वैरायटी ऑफ व्हीट फाउंड इन जापान एंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ का मतलब बोनी, ड्वार्फ स्पाइसेस ऑफ पैडी वाज डन फ्रॉम द डी जियोवुजेन वैरायटी फाउंड इन ताइवान। ये दोनों वैरायटी अच्छे से लर्न तो करनी पड़ेगी। देखो नाम भले ही मुश्किल हो, अलग से क्वेश्चन क्या आएगा कि ये किस्म किस देश की है, या फिर ताइवान की उस धान की किस्म का नाम लिखो, जापान की धान की किस्म का नाम लिखो, नारिन 10। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर डीपली क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं फैक्ट छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से आपको लिखना। अभी एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अपन ने अभी एक ही पॉइंट लिखा है, इसके 3-4 पॉइंट बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर सेकंड देखो, मेडिकल वैल्यू, औषधीय महत्व। इसमें भी बहुत महत्व है। क्या कि एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 40% उपलब्ध औषधियों को वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द मेडिसिन्स अवेलेबल टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। बहुत बड़ी बात है। ये जैव विविधता अगर नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं होगी, तो ये इतनी सारी वनस्पतियां, प्लांट्स कहाँ से आएंगे? ये हैं तभी तो ये हैं। इसलिए वहाँ से 40% औषधियाँ तो सिर्फ हमें प्लांट से ही मिलती है, तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल। दूसरी बात, मैंने जितने भी फैक्ट लिखे हैं बड़े काम के हैं, ये सारे औषधि में आते हैं, मेडिकल वैल्यू में आते हैं। इनको 1 मार्क्स की भी अपन को आपको तैयारी करनी है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको पता है पहले मलेरिया का बुखार होता था, उसे बोलते हैं मलेरिया ज्वर। असाध्य का मतलब इसका बहुत बड़ा रोग होता है एक तरीके से, असाध्य मलेरिया ज्वर, यानी कि इनकरेबल मलेरिया फीवर। ये ऐसा था, इसका इलाज नहीं होता था और लोगों को मलेरिया से बहुत तेज बुखार आता था। तो इसका यकायक ही सिनकोना पादप की छाल से, इसका यकायक मतलब अचानक, तुरंत, ऐसा मान लो अचानक सिनकोना पादप की छाल से इसका ट्रीटमेंट होने लग गया, इसका इलाज होने लग गया। यानी कि द ट्रीटमेंट ऑफ इनकरेबल मलेरिया फीवर वाज फाउंड इन द बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। ठीक है, याद रखना
कि मलेरिया का इलाज किस पौधे की छाल से होता है, 1 मार्क्स में आ जाएगा। तो आप लिखोगे सिनकोना पादप की छाल से, यानी कि बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट, CINCHONA प्लांट, ठीक है। फिर है अगला टेक्सस बकाका, याद रखना टेक्सस बकाका, इस नामक वृक्ष था ये, इसकी छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। बार्क ऑफ ट्री टेक्सस बकाटा, इसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, वैसे बकाटा सॉरी, टेक्सस बकाटा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हिंदी में बकाटा ही है भाई, है ना, टेक्सस बकाटा, इसका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तीसरा, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी हालांकि एड्स का कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका हालांकि अभी कोई इलाज नहीं है, ठीक है, बचाव ही उपचार है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में इसका ट्रीटमेंट होगा तो होगा प्लांट से ही, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय आदि वनस्पतियों में एड्स रोधी गुण पाए गए हैं। ऐसा पता लगाया कि एड्स के ट्रीटमेंट में इन सब, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टियां, कुछ ऐसे सिम्टम मिले हैं जो एड्स को रोक सकते हैं। एड्स रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज हैव बीन फाउंड इन प्लांट्स लाइक तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय एक्सेट्रा, ठीक है। ये फ्यूचर का एड्स के रोकथाम के लिए माना जा रहा है, इसी मेडिकल वैल्यू के लिए काम आएगा। तो ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दोगे तो एक शानदार आंसर बन जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन आएगा कि मेडिकल वैल्यू, औषधीय महत्व को जैव विविधता के बारे में समझाओ, मतलब जैव विविधता के अंदर औषधीय महत्व क्या है, मतलब इन बायोडाइवर्सिटी मेडिकल वैल्यू एक्सप्लेन। अगर मेडिकल वैल्यू को बायोडाइवर्सिटी में एक्सप्लेन पूछे तो आपको 2 मार्क्स में इतना लिख देना है, तो मतलब 2 मार्क्स में भी तैयारी हो जाएगी। 6 नंबर में आता है तो पूरी लिख देना, 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन बीच में आता है तो 1 मार्क्स में आ जाएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको बस सिर्फ रिवाइज करना है। नंबर 3 है पर्यावरणीय महत्व, इन्वायरमेंट वैल्यू, और इसके अंदर खुद में 3 पार्ट और बनाए मैंने, 3 पोर्शन। पहला है खाद्य श्रृंखला का संरक्षण, पोषक चक्र नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण, तीनों इसके अंदर है। प्रोटेक्शन ऑफ फूड चेन, रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल और डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का संरक्षण कैसे, कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति के कम होने पर खाद्य जाल की अन्य प्रजाति उसकी कमी को पूरा करके खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करती है। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको कि ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ एनी स्पेसीज इन अ फूड चेन, अनदर स्पेसीज ऑपरेटिंग इन द फूड वेब, फूड वेब का मतलब है खाद्य पूरा जाल, खाद्य जाल, कैन कंजर्व द फूड चेन बाय कंपेंसेटिंग, ठीक है, कंपेंसेटिंग इट्स डेफिशिएंसी। मतलब ये है कि देखो हर जीव जंतु हो चाहे प्लांट हो, वो उनका एक खाद्य जाल होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, समझ पा रहे हो। कोई फल खाता है, कोई फली खाता है, कोई चारा खाता है, कोई फ्लावर के ऊपर वो उसका रस चूस के खाता है, मतलब अलग अलग तरह हर चीज़ कहीं ना किसी ने ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो होता क्या है, उसमें बोलते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, एक दूसरे पर डिपेंड रहना। कि सपोज ऐसी चीज है जो डीर यानी हिरण खाता है, एक बात बताऊं आपको, सपोज हिरण खाता है, ठीक है, अगर हिरण खाता है, हिरण को चाहिए घास, ठीक है, सपोज हिरण को घास चाहिए और वो घास अब खत्म हो गया, लेकिन बायोडाइवर्सिटी क्या कर रहा है, ऐसी बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, तो एक घास थोड़ी ना है, जैव विविधता होगी तो और घास और आ जाएंगे, क्योंकि जैव विविधता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे प्लांट, तो और तरह के घास मिल जाएंगे जिससे इस हिरण का अपना फूड चेन बिगड़े नहीं, ताकि हिरण क्या करेगा, इस घास को खा लेगा, कौन से घास को, जो दूसरा घास मिल गया वो नहीं तो फिर तीसरा घास मिल गया, क्योंकि बहुत सारी विविधता तो है ही ना वहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि उसका फूड चेन बिगड़ेगा नहीं, मतलब कि किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति अगर कम हो रही है तो खाद्य जाल की अन्य प्रजाति उस कमी को पूरा कर देती है, समझ गए। कोई एक घास कम हो गया, दूसरा घास आ जाता है, हिरण का तो पेट भर गया, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सेकंड है पोषक चक्र नियंत्रण, इसका मतलब रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि मिट्टी की सूक्ष्मजीवी विविधता
पौधों व जीवों के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होती है। बिल्कुल सही है। बताता हूँ, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल ब्रेक डाउन द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी होती है ना, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो क्या करेंगे, वो पौधों जीवों के मृत भागों को विघटित कर देंगे। ठीक है, विघटित करने का मतलब जो पौधे का मृत भाग है वो, मतलब ऐसा मानो कि जो पौधा सूख गया तो उसको वैसे ऐसे कुचलेंगे, समझ पा रहे हो, ऐसे खाते रहेंगे। तो होगा क्या कि पोषक तत्व पुनः पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक करेगी वो जैव विविधता। इतने सारे एनिमल्स हो, इंसेक्ट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर, भाई सूक्ष्म जीवों का ज़्यादा होना भी बेनिफिट है पौधों वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो उनको खाते रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर खाने से वापस पूर्ति आ जाएगी और वापस वो पौधों तक उपलब्ध कराने में सहायक करते हैं पोषक तत्व है। उससे क्या होगा भाई, जैसे आपने देखा क्या, जैसे कोई पेड़ है, ये पेड़ अगर सूख गया है ना, ये अगर सूख गया तो यहाँ पर जैसे यहाँ से कोई एक उसका पार्ट जा रहा था, वो यहाँ तक सूख गया, तो उसको अपन यहाँ से काट देते हैं ताकि जो उसका ग्रीन पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिजीज़ लगा होगा, रोग लगा, कीड़े मकोड़े कुछ लगा होगा, तो यहाँ से उसको काट देते हैं। अब यहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट डाल के कैसा भी करके उसको ठीक कर देते हैं। ऐसे ही ये क्या करते हैं, उसको खरोंचते रहेंगे तो वो उससे क्या होगा, ठीक हो जाएगा, उसके पोषक तत्व उस तक पहुँच जाएंगे। या फिर ऐसा मान लो कि जड़ें अगर पोषक तत्व होते हैं, जैसे ये पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी जड़ें हैं, लेकिन ज़मीन इतनी टाइट हो गई है कि यहाँ तक इसके पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव होंगे इस यहाँ से क्या करेंगे, इस मिट्टी को थोड़ी खोखली कर देंगे, तो ऊपर से जो पानी या मान लो पोषक तत्व, मान लो न्यूट्रिएंट्स मान लो, वो इसकी जड़ों तक पहुँच जाएंगे। तो है ना इसके बेनिफिट इसके लिए। तो ये बायोडाइवर्सिटी इसलिए से बेनिफिट रोल अदा करती है। ठीक है, फिर है पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। कुछ वनस्पतियां प्रदूषकों का विघटन व अवशोषण करने का गुण रखती हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लूंगा, यानी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, सम प्लांट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिग्रेडिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोल्यूटेंट लाइक, यानी ऐसी कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो प्रदूषकों का विघटन करती है, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और उनका क्योंकि उनके अंदर अवशोषण करने का, एब्जॉर्प्शन करने का गुण पाया जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ अभी, वो एग्जाम्पल इसको रफ करके लिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे अपन। तो ध्यान रखना, अभी तक अपन ने 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 के 3 पार्ट लिखे, इसके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा अभी, फिर चौथा 5वां भी अपन लिखेंगे। पूरा आपको लिख के आना, बड़ा ईजी है, मैंने सेलेक्ट किया। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने छांटे हैं, वही आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने, अगर आपको 6 में 6 नंबर चाहिए तो। ठीक है, हाँ, तो जैसे लिखा था अपने लाइक, वो लाइक यहाँ शुरू करना है कि जैसे सदाबहार पौधा होता है जिसका नाम है, यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये इंग्लिश में ही नाम लिखा है बुक में, इसलिए आपको लर्न रह जाता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। देखो ये कुछ नाम बहुत मुश्किल है, टिपिकल है, इसको आप लर्न नहीं होते तो कोई बात नहीं है ना, कोशिश कर लेना। इसका नाम है कैथांथस रोजेस, यानी कि सदाबहार पौधा कैथांथस रोजेस में ट्राई नाइट्रोटोलुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता है। मैंने कहा था ना कि ऐसे पौधे हैं जो ऐसे विस्फोटक खत्म करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो आपको याद रह जाता तो एग्जाम्पल लिख देना, वरना कोई बात नहीं है। प्लांट कोल्ड हैज, नाम तो समझ में आया कि हैज द एबिलिटी टू डिसइंटीग्रेट द डेडली एक्सप्लोसिव केमिकल लाइक ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ओके, ये तो चलो कोई बात। अब चौथा जो पॉइंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व, सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में पूजे जाते हैं, है ना। जैसे कि तुलसी होगी, पूजा होती है, मम्मी अपने रोज़, हमारी मम्मी वगैरह करती है। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी है, खूब सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपन अलग अलग त्योहारों पर उनकी पूजा करते हैं, वो हमारा इसी के अंदर, इस समाज में, कल्चरल में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हमारा है। जैसे कि आज पहली बात करते हैं सामाजिक की, सोशल की, तो आज भी कुछ आदिवासी समाज ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर, क्योंकि वो रहते ही जंगलों में, तो प्रकृति पर निर्भर करेंगे वो। तो बताओ इसका मतलब वो सामाजिक हुआ कि नहीं, वो बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। वो उनका वही खाना है जो उनके मिलेंगे, वही जो भी जानवर वहाँ रहते हैं उनको काट पीट के मार के, जो भी इनका सिस्टम रहता है आदिवासी लोग खाते हैं। तो अभी भी उनका ऐसी खूब सारे समाज ऐसा है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से नेचर पर या प्रकृति पर डिपेंड है। इवन टुडे सम ट्राइबल सोसाइटीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, सेकेंड है
कुछ वनस्पतियां जैसे कि पीपल है, बरगद है, आम है, तुलसी है, आंवला है, केला है आदि का आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है कि नहीं, ये बताओ। विशेष स्थान है तथा कुछ त्योहारों पर हम इनकी पूजा करते हैं। सब बच्चे जानते हो, सबके घरों में इनकी पूजा होती है कहीं ना कहीं। हर रिसेप्शन पे आपने देखा भी होगा, हर फेस्टिवल पे, सॉरी। सम प्लांट्स लाइक पीपल, बनिया ट्री, मैंगो, तुलसी, आंवला, banana, etc. still have every special place in our society and we worship them on some festivals। ठीक है, लास्ट है। अब ये जो मैंने लास्ट लिखा है ना, ये है इनफैक्ट वाली जो बात की। भाई क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में या फिर 5 में आ सकता है, तो 5 या 6 में ये क्वेश्चन आता है तो लास्ट में पूरा जैसे अपन 4 पॉइंट लिख दिए शानदार, तीसरे के 3 पॉइंट हो गए, ऐसे करके सारे पॉइंट 6-7 पॉइंट हो गए और एक्चुअल में बड़े पॉइंट हो गए 4। फिर लास्ट में लिख देंगे ओवरऑल समरी, जो अपन लिखते हैं कि वास्तव में जैव विविधता प्रकृति का अनुपम उपहार है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी इज ए आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ नेचर विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक ओवरऑल लास्ट में 2 लाइन लिखने से क्या कि बेटर आंसर बनता है और पूरे 5 या 6 मार्क्स यहाँ पर पक्के आपके हो जाते हैं। बहुत ही शानदार। एक छोटा सा वर्ड रह गया था, है ना, आपकी बुक में कहीं ना कहीं आया था, तो ये भी अपन ले लेते हैं कि बायोडीजल ट्रीज, बायोडीजल वृक्ष किसे कहते हैं। तो जेट्रोपा और करंज, इनमें ऐसा देखा गया कि इनके अंदर ना, इनके जो बीज होते हैं उनके बीज से जैव ईंधन बनाया जा सकता है, जैव ईंधन बनाया जा सकता है। यानी कि जेट्रोपा एंड करंज, द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स कैन बी यूज टू डेवलप ऑर्गेनिक फ्यूल। अगर ऑर्गेनिक फ्यूल भी बनाया जा सकता है तो इसको कह दिया बायोडीजल। समझ पा रहे हो, इनको बायोडीजल कह दिया। तो कोई आ जाए, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैंने कहा कि मुझे कहीं पर भी लाइन पर क्वेश्चन मिल गया तो मैं डाल देता हूँ। इसलिए ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन आ जाए बायोडीजल वृक्ष कौन से हैं, तो आपको लिखना है जेट्रोपा और करंज। जेट्रोपा और करंज कौन किस नाम जाने जाते हैं, बायोडीजल वृक्ष के नाम से। तो इस तरीके से आज अपन ने बहुत बड़े टॉप 2 क्वेश्चन लिए, 6 मार्क्स में आ सकते हैं या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन की थ्योरी अच्छे से लर्न करना। फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो थोड़ा फैक्ट पे डिपेंड था, लेकिन आज वाला थोड़ा थ्योरी है, इसको अच्छे से लर्न करना। इसलिए मैं वीडियो इतना ही बनाऊंगा आज इसके अंदर। अब थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट होगा अपने चैप्टर का, और फिर अपना 8 नंबर का चैप्टर मात्र 3 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक ये कुल मिला के अगर देखूँ तो पहला 30-32 मिनट का होगा, 30-32 मिनट का वीडियो था। आज वाला इतना, मतलब मिला के 1.5 घंटे के अंदर आपका चैप्टर ओवरऑल मस्त तरीके से लर्न कर सकते हो आप। 1.5 घंटे के नोट्स बने, अच्छे से रिवाइज करो। 8 नंबर किसे कहते हैं, अच्छी मेहनत करना, ठीक है। ओके।